हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने चैनल पे। इस वीडियो के अंदर है ना हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 क्या वर्ष मैं आपको बताऊं तो यूनिट नंबर 3 का जो नाम है आपके पास, वो नाम है आपके पास प्रिवेंशन ऑफ इंटरनेशनल टैक्स एविएशन एंड अवॉइडेंस। बचाना और वो सारी चीज़ों के बारे में, मतलब है किस प्रकार बचाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी रहेगी। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग एंड आर्म लेंथ कॉन्सेप्ट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो जितने मल्टीनेशनल ग्रुप्स वगैरह होते हैं ना, वो ऐसा देखते हैं कि हम अपने आना टैक्स जुडिशिएशन के अंदर वो करें। कैसे किया जाता है वो बताता हूँ आपको। लाइक उन्हें दिख जाता है कि अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ का टैक्स अमाउंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर टैक्स ज़्यादा कटने वाला है, तो वो अपना सारा शिफ्ट वहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ टैक्सेशन से पहले शिफ्ट कर लेते हैं फ्रॉम हाई जुडिकेशन टू लो टैक्स वन। जहाँ कहीं भी ज़्यादा टैक्स होता है वहाँ से, जहाँ कहीं भी कम होता है उस तरफ वो शिफ्ट करके चले जाते हैं। फिर आता है द आर्म लेंथ प्राइस, ALP। आर्म लेंथ प्राइस के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये आर्म लेंथ प्राइस आपने पहले ही पढ़ रखा है। ALP इज़ द प्राइस डेट विच चार्ज बिटवीन टू इंडिपेंडेंट अनरिलेटेड पार्टीज़। ये वो प्राइस होता है जो कि चार्ज किया जाता है बिटवीन टू इंडिपेंडेंट अनरिलेटेड पार्टी, दो इंडिपेंडेंट अनरिलेटेड पार्टीज़ के बीच में, डीलिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ काम करने के साथ साथ, अंडर कंपेरेबल कंडीशन। कुछ कंपेरेबल कंडीशन होते हैं, उनके अंदर ये काम होता है। फिर आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया के अंदर अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरीली गवर्नड बाय सेक्शन 92F। स्टार्टिंग में इसको 92F के द्वारा गवर्न किया जाता था, ऑफ इंडिया इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा। एंड इन 1961 इफ़ एन एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस डिफर्स फ्रॉम द ALP, अगर एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस डिफर हो जाता है हमारे आर्म लेंथ प्राइस से बियॉन्ड 3% टॉलरेंस, 3% टॉलरेंस के साथ, एंड 1% ऑफ होलसेल ट्रेडिंग, द टैक्स अथॉरिटी कैन एडजस्ट द टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्स अथॉरिटी जो होती है वो एडजस्ट कर सकती है टैक्सेबल प्रॉफिट्स को भी, ठीक है। एंड बजट की विषय में अगर आप बात करें, बजट 2026 का भी हालांकि आ चुका है, किताब पहले की थी हमारी। तो बजट 2025 का अपडेट जो है तो उसके अंदर अ न्यू स्कीम अलाउड टैक्स पेयर। 2025 के बजट के अंदर ये नया एक स्कीम लाया गया था टैक्स पेयर टू लॉक इन द ALP फॉर अ 3 ईयर ब्लॉक पीरियड, जिसके अंदर आर्म लेंथ प्राइस को ब्लॉक किया जा रहा था 3 साल के लिए। फिर आता है आपके पास टॉपिक मेथड्स टू डिटरमाइन द आर्म लेंथ प्राइस। क्या क्या वो तरीके होते हैं जिनके माध्यम से हम आर्म लेंथ प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। आर्म लेंथ प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए हमारे को सबसे पहले जो सीखना है वो हमारे पास आ जाता है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस, इसके अंदर क्या होता है, कंपैरिजन द कंट्रोल ट्रांजैक्शन प्राइस विद द सिमिलर अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन। इसके अंदर कंपैरिजन किया जाता है किन चीज़ों के बीच में, कंट्रोल ट्रांजैक्शन प्राइस में, अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन प्राइस में। और ये बेस्ट कब होता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स विद क्लियर मार्केट प्राइस। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के साथ ये किया जाता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है रीसेल प्राइस मेथड, RPM जिसको बोलते हैं। स्टार्ट विद द रीसेल प्राइस, ये स्टार्ट होता है पूरा का पूरा रीसेल प्राइस के साथ, एंड डिडक्ट स्टैंडर्ड ग्रॉस मार्जिन टू फाइंड द परचेज ALP। ये स्टार्ट हो जाता है रीसेल प्राइस के साथ और डिडक्ट करता है स्टैंडर्ड ग्रॉस मार्जिन, जिससे कि पता लगाया जा सके टू फाइंड द परचेज ALP। परचेज ALP पता लगाया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रेडिंग एंटिटीज़ वेयर रीसेल इज़ द मेन एक्टिविटी, ये कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटर्स वाला काम हो या फिर ट्रेडिंग एंटिटीज़ हो, तो वहाँ पर रीसेल वाला काम मुख्य तौर पे देखा जाता है या फिर मेन एक्टिविटी की तरह देखा जाता है। फिर आ जाता है आपके पास कॉस्ट प्लस मेथड, CPM। कॉस्ट प्लस मेथड जो होता है इसके अंदर आपको बताया जाता है टेक्स द सप्लायर कॉस्ट एंड ऐड अ रीजनेबल मार्कअप। सप्लायर कॉस्ट लिया जाता है और उस पर छोटा सा मार्कअप लगाया जाता है। इसको कॉस्ट प्लस मेथड कहते हैं, क्योंकि सप्लायर कॉस्ट के ऊपर आपने कुछ ऐड किया है ना, इसलिए कॉस्ट प्लस मेथड ही कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट और लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है। फिर आता है हमारे पास प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, स्प्लिट कंबाइंड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। इसके अंदर स्प्लिट किया जाता है कंबाइंड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स को बेस्ड ऑन रिलेटिव कंट्रीब्यूशन, उन रिलेटिव कंट्रीब्यूशंस के आधार पर। और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के अंदर आपको बताया गया है जॉइंट वेंचर एंड हाई इंटेंजिबल ट्रांजेक्शन। जॉइंट वेंचर्स आते हैं और हाई टेंजिबल ट्रांजेक्शन्स भी हो रही होती है। फिर आ जाता है आपके पास ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड। ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड क्या होता है, इसके अंदर है ना एक मार्जिन सेट होता है, टेस्ट नेट प्रॉफिट रिलेटिव टू बेस अगेंस्ट कंपेरेबल अनकंट्रोलेबिलिटी एंड वाइडली यूज्ड बिकॉज फंक्शनल इंफॉर्मेशन इज़ मोर एसेसेबल दैन प्रिसाइज ट्रांजेक्शन प्राइस इंफॉर्मेशन वगैरह की वजह से। और इसके अंदर है ना नेट मार्जिन वाला होता है ये, नेट प्रॉफिट रिलेटिव टू बेस।
अगेंस्ट कंपेरेबल अनकंट्रोल एंटिटीज़ के अलावा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग कंप्लायंस एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। अब इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के लिए। तो उसके अंदर आपको बताया गया है कि आपको पहले तो मेंटेन्ड बाय इंडियन एंटिटीज़, इसको मेंटेन किया जाना चाहिए किसी इंडियन एंटिटी के द्वारा। डिटेलिंग द ग्रुप प्रोफाइल डिटेल करना होगा, ट्रांजेक्शन नेचर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस ALP। एंड लास्ट सेकंड आता है आपके पास मास्टर फाइल। रिक्वायर्ड अ लार्ज इंटरनेशनल ग्रुप, इसके अंदर रिक्वायर होती है एक बड़े मात्रा में इंटरनेशनल ग्रुप की, टू एक्सप्लेन देयर ग्लोबल वैल्यू चेन एंड इंटर कंपनी रिलेशन, जिससे कि वो एक्सप्लेन कर पाए उनका ग्लोबली क्या वैल्यू है, ग्लोबली क्या है वो ग्लोबल वैल्यू चेन एंड इंटर कंपनी रिलेशन, और एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ क्या रिलेशन वगैरह वो चीज़ें भी एक्सप्लेन हो पाए। फिर आता है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट CBCR। इसके अंदर लार्ज है, मैंने जितने बड़े होते हैं ना मल्टीनेशनल कंपनीज, उसके अंदर रिपोर्ट रेवेन्यू प्रॉफिट टैक्स एंड एम्प्लॉयज़ बाय कंट्रीज यूज्ड बाय अथॉरिटी फॉर रिस्क असेसमेंट, इसी को बोला जाता है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट मेथड। फिर आता है फॉर्म 3 CEB, एक मैंडेटरी रिपोर्ट होती है जिसको फिल किया जाता है बाय इंडियन CA सर्टिफाइंग कंप्लायंस विद ट्रांसफरिंग रोलिंग प्राइसिंग रूल्स। इसके अंदर है ना CA साहब हमारे साइन करेंगे तभी ये एग्रीमेंट होगा, ये फॉर्म 3 CEB कहलाता है। इसके बाद ही एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट या फिर ट्रांसफ़र प्राइसिंग कंप्लायंस रेडी होता है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के विषय में आपको दे रखा है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है क्या, तो NAPA एक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो होता है बिटवीन द टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच में, डेट डिटरमाइंस द ALP और ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड्स फॉर फर्दर ईयर्स। इसके अंदर है ना टैक्स अथॉरिटी और टैक्स पेयर मिल करके डिटरमाइन करते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथोलॉजी को फॉर फ्यूचर ईयर, आने वाले समय के लिए। इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, उस बेनिफिट्स के विषय में हम देखते हैं। तो बेनिफिट के अंदर हमारे को सबसे पहले बताया गया है दे प्रोवाइड प्रोस्पेक्टिव सर्टेनिटी, इनसे है ना हमारे को प्रोवाइड होता है प्रोस्पेक्टिव सर्टेनिटी, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ऑडिट रिस्क, इससे ऑडिट रिस्क कम हो जाता है। एंड हेल्प रिड्यूस हिस्टोरिकल TP डिस्प्यूट बाय 80%, और इससे सहायता मिलती है टू रिड्यूस हिस्टोरिकल TP डिस्प्यूट वगैरह 80% से कम हो जाता है। फिर आता है रोल बैक प्रोविज़न। रोल बैक प्रोविज़न क्या होता है, द APA कैन अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली फॉर 3 to 5 year एंड ऑफर अ रोल बैक कवरिंग फॉर प्रायर ईयर्स। APA जो होता है कैन अप्लाई होता है फॉर 3 से 5 साल के लिए एंड ऑफर अ रोल बैक कवरिंग फॉर प्रायर ईयर, और ऑफर करता है एक रोल बैक कवरिंग फॉर प्रायर ईयर्स के लिए वेल्विंग हिस्टोरियल पेनल्टीज़, और पुरानी पेनल्टी वगैरह सभी चीज़ों को देख करके। फिर आता है आपके पास अगला टॉपिक नंबर 4, एंटी ट्रेटी एब्यूज़ और GAAR, जिसको आप जनरल एंटी एविडेंस रूल्स बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है सबसे पहले द BEPS MLI तो आपको पता ही है, मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है MLI। अब इसके अंदर जो आपको ये मेन पढ़ना है BEPS, इसके विषय में अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले दे रखा है प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। अब प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट के अंदर आपको ये पता होना चाहिए, इट मॉडिफाइड्स treaties so that benefits are denied if obtaining that benefit was one of the principal purpose of the agreement। इसके अंदर ट्रीटी मॉडिफाई की जाती है so that, जिससे क्या होता है बेनिफिट्स को हटाया जा सके, if obtaining that benefit was principal purpose of agreement, अगर वो जो obtaining benefit है वो एक प्रिंसिपल पर्पस रहा हो एग्रीमेंट का। तो फिर सेकंड आ जाता है आपके पास लोब, जिसके अंदर आपको होता है लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट। क्या क्या लिमिटेशन होता है बेनिफिट के, तो एक्सक्लूड शेल और कॉन्डिट कंपनीज फ्रॉम ट्रेटी बेनिफिट्स अनलेस दे मीट स्ट्रिक्ट ऑनरशिप और एक्टिव बिजनेस स्टेज। इसके अंदर एक्सक्लूड किया जाता है शेल और कॉन्डिट कंपनीज को फ्रॉम ट्रेटी बेनिफिट से अनलेस जबकि दे मीट स्ट्रिक्ट ऑनरशिप, इसके अंदर स्ट्रिक्ट ऑनरशिप आती है और एक्टिव बिजनेस टेस्ट वगैरह होते हैं। GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स के विषय में अगर आपको मैं बताऊं, तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स के अंदर आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट में और डोमेस्टिक कंपनी सेक्शन 95(1)(02) ऑफ द IT एक्ट टारगेट
impermissible avoidance agreement IAA, it can override double taxation avoidance agreement DTA। एक लॉ होता है ये जो कि टारगेट करता इम्परमिसेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट को, मतलब ऐसे एग्रीमेंट जो कि परमिशन के अकॉर्डिंग नहीं है उनको, और ये ओवरराइड होता है DTAA के ऊपर भी। ट्रिगर्स के अंदर आपको बताया गया है GAAR इज इवोक्ड इफ एन एग्रीमेंट प्रोवाइड अ टैक्स बेनिफिट फॉर ओवर 3 करोड़ लैक्स कमर्शियल सब्सटेंसेस। GAAR को लाया गया था इफ एन एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट है जो कि टैक्स बेनिफिट दे रहा है 3 करोड़ से ऊपर का लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस एंड हैज़ टैक्स अवॉइडेंस एट इज प्राइमरी पर्पस, और टैक्स अवॉइडेंस इसका प्राइमरी पर्पस है, तो वहाँ पर ये आ जाता है। कंसिक्वेंसेस के अंदर आपको बताया गया है अथॉरिटीज़ कैन कैरेक्टराइज ट्रांजेक्शन, अथॉरिटीज़ जो होते हैं ना रिकैरेक्टराइज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन को, डिसगार्ड एंटिटीज़ और एंटायरली डिनाई ट्रीटी बेनिफिट्स, और ये चाहे तो प्रॉपरली एंटायरली डिनाई भी कर सकते हैं ट्रीटी बेनिफिट्स को। फिर आता है BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो द 15 पॉइंट एक्शन प्लान आपको पता होना चाहिए। 15 पॉइंट एक्शन प्लान क्या है? सबसे पहला पॉइंट आ जाता है डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी के अंदर आपको बताया जाता है डेवलपिंग रूल डेवलप किए जाते हैं सो डैट मार्केट jurisdictions can take digital platform based on user value not just physical present। इसके अंदर डिजिटल इकोनॉमी की बात की जाएगी। सेकंड एक्शन आता है हाइब्रिड होने के विषय में। थर्ड आता है ट्रीटी एब्यूज़ एंड 8 से 10 आता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग, और लास्ट 15वां आता है MRI के विषय में। ठीक है, मल्टीलैटरल कन्वेंशन। ठीक है, ये आपके पास जाते हैं 15 एक्शन प्लान, और लगभग यही था आपके यूनिट नंबर 3 के अंदर। आई होप यूनिट नंबर 3 आपको अब क्लियर होगा। यूनिट नंबर 3 के अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा। जल्दी मिलते हैं अगली यूनिट के अंदर। अगर इस यूनिट के अंदर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।